हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स मूवी। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि वर्ग दसम का एनसीईआरटी फिजिक्स अर्थात भौतिकी से लिया गया है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हों तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कमेंट शेयर कर देंगे। और अगर आपने प्रकाश का प्रवर्तन वाला चैप्टर नहीं देखा होगा तो जा कर के उस वीडियो को आप देख लेंगे, या फिर क्लास 10 के बहुत सारे एनसीईआरटी बुक के जो मैथ के सभी चैप्टर से बनाए गए वीडियो हैं उसको देख करके और परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। तो आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा को ही हम देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम से गुजरती है तो किरण की दिशा में परिवर्तन होता है, यही अपवर्तन कहलाता है। एक बार फिर से हम लोग ठीक से देख लेंगे। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम से गुजरती है तो किरण की दिशा में परिवर्तन होता है, अपवर्तन कहलाता है। क्लियर है? अर्थात एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रकाश किरण गुजरेगा तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाएगा, और यही परिवर्तन प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा, अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के फ्रेंड्स दो नियम होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब समतल में होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, और मैं तो कहूँगा कि आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएं और इसको नोट करते चलें। बहुत आसान भाषा में है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा और समझ में भी आएगा। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, अर्थात समतल में होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एओ जो है यह आपतित किरण है, और क्या है तो यहाँ से ये ओ से देखिए कि जो बी की तरफ आया है यह अपवर्तित किरण हो गया, और आपतन बिंदु ओ जो बिंदु यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, आपतन बिंदु जहाँ पर आकर के आपतित किरणें टकराती है तो इसको आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए दूसरा नियम क्या कहता है? तो आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियत होता है। क्या होता है? एक बार फिर से देख लीजिए, दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। जैसे यहाँ पर देखिए म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, जहाँ म्यू क्या है तो एक नियतांक है। इस नियतांक को एक माध्यम के अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, जहाँ पर म्यू एक नियतांक है। इस नियतांक को एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। मेरे समझ से फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। हम लोग और आगे देखते हैं, इसमें कौन सा चीज़ दिया हुआ है, बहुत आसान भाषा में है। मैं तो कहूँगा कि आप नोट करते चलें तो कुछ अच्छा होगा आपके लिए। पार्श्विक विस्थापन क्या है, अर्थात लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? तो दूसरे माध्यम से निकलने वाली निर्गत किरण तथा आपतित किरण के मूल पथ के बीच लांबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर फिर से देख लेंगे, पार्श्विक विस्थापन किसको बोलेंगे? दूसरे माध्यम से निकलने वाली निर्गत किरण तथा आपतित किरण के मूल पथ के बीच लांबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अपवर्तनांक को अनेक रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जैसे अपवर्तनांक निरपेक्ष के लिए क्या करेंगे? तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, अर्थात म्यू बराबर सी बाई भी। सी क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल है, और भी क्या है? प्रकाश की चाल किसी भी माध्यम में है। अच्छा, यहाँ देखिए दूसरे नंबर अपवर्तनांक को क्या और क्या लिख सकते हैं? तो वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। अब एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, जैसे पार्श्विक विस्थापन था, यहाँ पर कोई पारदर्शी माध्यम ले लेंगे आप, और ये इसको आप मान लीजिए अभिलंब है, ये प्रकाश की किरणें आती है और आने के बाद यहाँ देखिए ये हवा है, तो ये विरल माध्यम है, ये चूंकि ये कांच है तो ये क्या हो गया? सघन माध्यम है। यहाँ से आने के बाद प्रकाश को इस दिशा में ऐसे चला जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं जाएगा, यह ऐसे होकर के आ जाता है।
ठीक है। तो ये जो मूल पथ से ये जो प्रकाश यहाँ मुड़ रही है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यह जो मुड़ने की घटना और अविलंब के बीच की जो दूरी होता है, यह क्या होता है, तो यह जो दोनों के बीच में यहाँ पर ये जो जाना चाहिए था और प्रकाश इधर से आ गया, तो ये दोनों के जो बीच की दूरी होगा, यहाँ पर कहता है दूसरे माध्यम से निकलने वाली निर्गत किरण तथा आपतित किरण के बीच लांबिक दूरी, यहाँ पर जो ये लांबिक दूरी बनेगा इसी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे, किताब में एक तरह और फिर से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब कहता है कि लेंस के बारे में हम थोड़ा सा जान लें। तो लेंस क्या होता है, तो दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है, जिसका कम से कम अथवा दोनों भाग वक्रित हो। एक बार फिर से सुनिए, लेंस क्या है, तो दो निश्चित आकार वाली ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम है, लेंस कहलाता है, जिसका कम से कम एक अथवा दोनों भाग वक्रित हो, अर्थात निश्चित रूप से वह पारदर्शी माध्यम अर्थात कांच के जैसा होना चाहिए। अब यह देखिए टाइप्स ऑफ लेंस कितने प्रकार के, मुख्य रूप से दो प्रकार, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। अब ये दोनों के बीच में कुछ देखिए और भी दिखाया गया है। उन्नयोत्तल लेंस इसको कहते हैं, समतलोत्तल लेंस इसको बोलेंगे, अवतलोत्तल लेंस इसे बोलेंगे, उन्नयावतल लेंस इसको बोलेंगे, समतलावतल लेंस इसको बोलेंगे और उत्तलावतल इसको बोलेंगे। मुख्य रूप से जानिए कि यह कांच का बना हुआ होता है, अर्थात एक पारदर्शी माध्यम होता है, उसी से एक ज्यामितीय आकृति कुछ खास प्रकार की होती है, इसे लेंस कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब इसमें क्या बताया गया है आपको कि उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण, जैसे में हम लोग वहाँ दर्पण देखे थे तो विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे हुआ था, उसी तरह कुछ इसमें भी हम लोग देखेंगे। स्थिति एक में क्या कहता है, तो देखिए यह लेंस है और यहाँ पर ये प्रकाशीय केंद्र O है और इसका फोकस F है। तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रहेगा तो पीछे की तरफ प्रतिबिंब बनेगा जो कि बड़ा बनेगा और क्या होगा, तो काल्पनिक बनेगा। तो स्थिति एक में यही दिखाया गया है। कब, जब देखिए यहाँ जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रहेगा तो कुछ इस तरह से प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात आरेख खींचना रहेगा, बोलेगा जब वस्तु का प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो इस तरह का आपको खींचना पड़ेगा। स्थिति 2 में देखिए क्या कहता है, स्थिति देता है जब वस्तु फोकस पर रखा जाता है तब। यहाँ देखिए प्रकाशीय केंद्र हो, फोकस F है। अब फोकस पर जो आप देख रहे हैं ए बी वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये फ्रेंड्स अनंत पर बनेगा। अनंत पर मतलब 2F से दूर बनेगा। तो यहाँ पर स्थिति 2 में यह दिखाया गया है। स्थिति 3 देखेंगे क्या दिखाता है, तो स्थिति 3 दिया गया है कि जब वस्तु 2F और F के बीच हो, तो फोकस के बीच हो, तब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पर 2F है और F के बीच में AB जो वस्तु है और इसका प्रतिबिंब 2F से बाहर A' बन रहा है, तो यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा फ्रेंड्स, तो यह वस्तु से बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। जाहिर सी बात है कि जब लेंस से क्रॉस होकर के दूसरे तरफ प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक बनेगा, और जिधर से प्रकाश आ रहा है लौट के उसी तरफ फिर बनेगा तो वह काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। स्थिति 3 हो गया। अब स्थिति 4 हम लोग देखते हैं। इसमें कहता है कि जब वस्तु 2F पर हो तब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो जब 2F पर हो, जैसे यहाँ देख रहे हैं 2F पर AB वस्तु है और यहाँ 2F पर फिर प्रतिबिंब हो गया, तो यहाँ AB जितनी लंबाई होगी वस्तु की उतनी ही लंबाई यहाँ भी होगा। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है और वस्तु के बराबर बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जब आ जाएगा एग्जाम में और कहेगा कि आप आरेख खींचिए, तो कुछ इस तरह आपको खींचना पड़ेगा। चलिए स्थिति 5 में क्या कह रहा है, जब वस्तु अनंत और 2F के बीच हो। देखिए बड़ा मज़ेदार, अनंत और 2F के बीच मतलब 2F से बाहर होना चाहिए। जो AB है वस्तु की लंबाई, यहाँ जो वस्तु रखा हुआ है 2F के बाहर है अर्थात बाएं साइड है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो 2F के अंदर बन रहा है। एक चीज़ आपको समझ में आया होगा कि जब 2F पर हम रखते हैं तो दूसरे तरफ भी 2F पर ही प्रतिबिंब बनता है। 2F के जब अंदर रख रहे थे फ्रेंड्स तो 2F के बाहर यहाँ प्रतिबिंब बन रहा था, लेकिन यहाँ पर जब प्रतिबिंब देख रहे हैं कि 2F के बाहर रखा हुआ है AB वस्तु, तब इसका प्रतिबिंब 2F के
अंदर बन रहा है। अर्थात जब प्रकाशीय केंद्र की तरफ आएगा तो प्रतिबिंब यहाँ से दूर भागते जाएगा, और जब 2f ये प्रकाशीय केंद्र से दूर जब वस्तु की स्थिति रहेगा तो ये प्रकाशीय केंद्र की तरफ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए स्थिति 6 में क्या कहता है कि जब वस्तु अनंत पर हो, यहाँ देखिए अनंत से प्रकाश किरणें आ रही है और लेंस से टकराती है, तो यहाँ पर फोकस पर संसिर्त हो जाती है अर्थात जमा हो जाती है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फोकस पर बनेगा। ये सारे जो आप रेखा चित्र के माध्यम से स्थिति देकर अभी जो बताया गया है उसको एक सारणी के माध्यम से हम लोग यहाँ समझेंगे, और मैं तो कहूँगा कि स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसको बार बार दोहरा लेंगे या फिर वीडियो को बार बार दोहरा करके भी देख लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए, उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की सारणी, अर्थात कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा वस्तु रहने पर, इस चीज़ को दिखाया गया है इसमें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे दिया गया है वस्तु की स्थिति, यहाँ है वस्तु की स्थिति, यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब का आकार। 1 नंबर में देखते हैं कहाँ, तो F और प्रकाशीय केंद्र O के बीच जब वस्तु रहेगा, अभी जैसे मैंने किरण आरेख में दिखाया था, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के पीछे, अभी मैंने दिखाया था। और कैसा बनेगा? तो काल्पनिक और सीधा बनेगा, और उसका आकार कैसा होगा? तो वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, ये कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। किरण रेख में अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया था, कैसे दिखाया था एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यह जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, यही पहला कंडीशन जो मैंने अभी जिक्र किया, यही बनता है। कब? जब प्रकाशीय केंद्र फोकस के बीच रहेगा तो पीछे काल्पनिक प्रतिबिंब और बड़ा बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह ये जितने स्थिति हैं उसको एक सारणी के माध्यम से वहाँ पर बताया गया है। इसको एकदम याद कर लेना है, निश्चित रूप से एग्जाम में इस बार आना ही आना है। चलिए दूसरा, जब F पर अर्थात फोकस पर रहेगा वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? प्रकृति होगा वास्तविक और उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। चलिए तीसरा, F तथा 2F के बीच, अर्थात पहले फोकस और दूसरे फोकस के बीच रहेगा, तब उसका प्रतिबिंब 2F से परे। 2F से परे का मतलब क्या हुआ? तो अनंत की तरफ, अर्थात दूसरे फोकस से बाहर, अर्थात अनंत की तरफ। वास्तविक और उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अभी मैंने जैसे ट्रिक बताया था आपको, 2F पर रहेगा तो उसका 2F पर ही प्रतिबिंब बनेगा। कैसा? वास्तविक और उल्टा बनेगा, और वस्तु के ठीक बराबर बनेगा। ये बहुत आसान से याद हो जाने वाली बात है। 2F पर रहेगा तो 2F पर ही, लेकिन उल्टा बनेगा और वास्तविक रहेगा, वस्तु के बराबर रहेगा। चलिए, अनंत और 2F के बीच रहेगा, तब उसका प्रतिबिंब देखिए प्रकाशीय केंद्र से बाएं की तरफ आ रहा है, वस्तु भाग रहा है, तो F और 2F के बीच ही बनेगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। और जब अनंत पर रहेगा तब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? F पर, अर्थात फोकस पर। प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा और वस्तु से बहुत छोटा होगा। तो ठीक है, इसको 1-2 बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, VVI इसको आप लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, अवतल लेंस द्वारा वस्तु का सिर्फ छोटा एवं आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। अवतल लेंस द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा तो पहले तो छोटा होगा और दूसरा क्या होगा? आभासी, मतलब काल्पनिक बनेगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपको किरण रेख के माध्यम से दिखा दिया गया है। चलिए, चिन्ह परिपाटी की बात करें तो दर्पण की तरह लेंस में भी चिन्ह परिपाटी होगा। सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाएगी। अच्छा, इसको अच्छा से समझने के लिए अब मैंने पीछे वीडियो जो डाला था प्रकाश का परिवर्तन, उसमें चिन्ह परिपाटी को मैंने अच्छे से समझाया है। यहाँ पर लिखा भी है दर्पण की तरह ही लेंस में भी चिन्ह परिपाटी होगी। तो एक बार उसको देख लेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। यहाँ पर देखिए मुख्य बिंदु दिया हुआ है किसका? तो ये है आँख का दिया हुआ, प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र, मतलब प्रकृति के द्वारा जो हमें प्रकाशीय यंत्र मिला है, अर्थात आँख, आई, ह्यूमन आई, इसकी चर्चा यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर देखिए इसका आरेख खींच करके दिखा दिया गया है, इसका चित्र बनाया गया है। इसके कुछ भाग हैं, नेत्रोद हैं, पुतली, पच्चाभी पेशियाँ, स्वच्छ मंडल, परितारिका, कच्छाप द्रव, दृक् तंत्रिका, दृष्टिपटल,
क्रिस्टीय लेंस और पच्छावी पेशियाँ। तो ये सारे कुछ पार्ट्स हैं मानव आँख के, ह्यूमन आई के। ये कभी कभी फ्रेंड्स पूछ देता है कि आप मानव नेत्र को बनाइए, किरण रेख खींचिए, तो आप इसका चित्र बनाएंगे, उसके मेन जो पॉइंट है उसको लिख देंगे। और यहाँ पर हम पूरी किताब को डिस्कस नहीं करें, बल्कि जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसके कुछ मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे, जो आपको कंपटीशन में भी फ़ायदा करेगा और एग्ज़ाम में तो निश्चित रूप से ही फ़ायदा करेगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसके कुछ प्रमुख बिंदु क्या हैं, और इसको 1-2 बार देख करके बिल्कुल आप फ्रेंड्स याद कर लेंगे, बहुत फ़ायदे नज़र आएंगे आपको। चलिए, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच का भाग जलीय द्रव AH या नेत्रोद से भरा होता है। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच का जो जलीय द्रव होता है वह किस चीज़ से भरा होता है, तो नेत्रोद से भरा होता है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। लेंस और रेटिना के बीच के भाग कच्छाव द्रव से भरा होता है। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि लेंस और रेटिना के बीच किस चीज़ से भरा होता है, तो आपका आंसर होगा कच्छाव द्रव, VH से भरा होगा। चलिए, पुतली का आकार आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है। पुतली का आकार आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसका मतलब समझिए कि जब प्रकाश की मात्रा ज़्यादा होगा तो आपका पुतली छोटा हो जाएगा, और प्रकाश की मात्रा कम होगा तो पुतली खुलकर बड़ा हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, आँख में एक नेत्र लेंस होता है, रेटिना कैमरा की फिल्म की तरह काम करता है, और आँखों में पलक कैमरे की तरह काम करता है। एक बार देख लें ठीक से इसको किस तरह से, एक बार फिर से इसको दोहरा लेंगे हम लोग। आँख में एक नेत्र लेंस होता है, ठीक है, रेटिना कैमरा के फिल्म की तरह काम करती है, और आँखों में पलक कैमरे के शटर की तरह काम करती है। कहने का मतलब कैमरा जिस तरह से काम करता है, किसी वस्तु का चित्र खींच लेता है और हम लोग अपने फ़ोटो को देख लेते हैं, अब अपनी इमेज को हम लोग देख लेते हैं, कुछ उसी तरह से हमारे जो नेत्र में लेंस लगा होता है यही काम करता है, ठीक है। रेटिना जो होता है वो कैमरे के फिल्म की काम करता है, मतलब रेटिना प्रतिबिंब बनता है, और आँख में जो पलक होते हैं वो कैमरे के शटर का काम करते हैं, ठीक है। शटर उसका बंद कर दिए तो नहीं होगा, और फिर खोल दिए तो फिर से काम करने लगता है, कुछ इसी तरह काम करता है। आगे देखते हैं, आँख में परितारिका कैमरे के डायफ्रेम का काम करती है। जिस तरह से कैमरे का डायफ्रेम होता है उसमें पूरा सिस्टम कैमरा का सेट रहता है, उसी तरह हमारे जो आँख में परितारिका हैं वह डायफ्रेम का ही काम करता है। आगे देखिए, रेटिना पर बने चित्र का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है, VVI रख लेंगे इसको, तो 1/18 सेकंड तक बना रहता है। रेटिना पर बने चित्र का प्रभाव 1/18 सेकंड तक बना रहता है। और सिनेमा में 1 सेकंड में 24 स्थित चित्र पर्दे पर दिखाए जाते हैं। सिनेमा में 1 सेकंड में 24 स्थित चित्र पर्दे पर दिखाए जाते हैं। ये आप याद कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के बाद भी यह काम आने वाला है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा और छोटा बनता है। कैसा बनता है, तो वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, लेकिन याद रखिएगा मस्तिष्क में वस्तु को सीधा और बड़ा देखने की संवेदना होती है। जैसे हम किसी चीज़ को आँख के द्वारा वस्तु को देखें तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा बन गया, तो उल्टा बनेगा और छोटा भी बनेगा। लेकिन जो हमारा मस्तिष्क है वह उस चीज़ को, वस्तु को सीधा और बड़ा देखने की उसमें संवेदना होती है, उसमें क्षमता होती है, तो आराम से हम किसी चीज़ को पहचानते हैं। अच्छा देखिए, वह निकटस्थ बिंदु जहाँ पर स्थित किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बने आँख का निकट बिंदु लेस डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन कहा जाता है। एक आँख के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है, अर्थात स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी भी इसको कहते हैं। स्पष्ट दर्शन को न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब 25 सेंटीमीटर दूरी पर अगर कोई वस्तु होगा तो हमारी आंखें उसको स्पष्ट रूप से देख पाती है। आगे देखिए, दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि परास कहा जाता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना दूरी देख पाते हैं और कम से कम कितना दूरी देख पाते हैं, ये दोनों के बीच जितने दूरी होंगे उसको दृष्टि परास कहा जाता है। अब हम आते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज़ पर, जो दृष्टि दोष, ठीक है। दृष्टि दोष तो कई कारणों से नेत्र के निकट स्थित
या बहुत दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, यह कमी दृष्टि दोष कहलाती है। एक बार फिर से हम इस चीज़ को देख लेंगे, आप अच्छे से समझेंगे कि दृष्टि दोष क्या होता है। दृष्टि दोष क्या होता है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या कहलाता है। तो कई कारणों से नेत्र निकट अथवा बहुत दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, यह कमी दृष्टि दोष कहलाती है। कहने का मतलब चोट लग गया, आंख में खराबी हो गई, बीमारी हो गया, कुछ पड़ गया, जिस वजह से आंख में कुछ समस्या उत्पन्न हो गया, उस कारण जो हम 25 सेंटीमीटर पर स्पष्ट दूरी पर देखते थे वस्तु को, वह भी नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा, दूर स्थित वस्तु वह भी हम आंख से स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि दृष्टि दोष हो गया है, आंख में कुछ बीमारी हो गई है। अब यह दोष कितने प्रकार के, तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये VVI है आपके एग्जाम के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक से ध्यान देकर देखिएगा, एक दो बार दोहरा करके सुन लीजिएगा, हर बार परीक्षा में पूछा ही जाता है मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो पहला देखिए, निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटनेस और मायोपिया। शॉर्ट साइटनेस बोला जाता है और इसको मायोपिया भी कहा जाता है। क्या, निकट दृष्टि दोष। इस दोष से पीड़ित आंख दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, अर्थात दूर जो वस्तु रहेगा उसको स्पष्ट नहीं देख पाएगा, लेकिन निकट की वस्तु को आप देख पाएंगे, तो यह निकट दृष्टि दोष होता है। अच्छा, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, निकट दृष्टि दोष के मतलब ऐसा लगता है जैसे निकट वाली चीज़ को हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन होता क्या है कि आप निकट वाली ही वस्तु को ठीक से नहीं देख पाते हैं, लेकिन दूर जो वस्तु होती है उसको आप स्पष्ट रूप से देखते हैं, तब इसको क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष। इंग्लिश में शॉर्ट साइटनेस या मायोपिया भी कहा जाता है। चलिए, कारण इसका क्या हुआ आखिर, तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। क्या हुआ, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाता है। क्या होता है, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। याद करो यहीं याद कर लो, फिर जाकर के दोहराने की जरूरत ना पड़े, ऐसा प्रयास करो। नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा, या नहीं तो और क्या होगा, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगा। दूसरा कारण क्या होता है, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। क्या होता है फ्रेंड्स, तो नेत्र लेंस जितना मोटा होना चाहिए उससे अधिक मोटा हो जाता है, जिसके चलते उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। तो नेत्र लेंस को आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, और जिसके चलते उसकी फोकस दूरी कम हो जाता है, जिस कारण आँख में उत्पन्न होता है निकट दृष्टि दोष। अच्छा, जब ये दोष हो जाए तो इसका उपचार क्या है, तो इस दोष को अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। याद कर लो, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए, तो अवतल लेंस चाहिए। ठीक है, चलिए हम बाद में जब ये पूरा कर लेते हैं तो आपको एक ट्रिक भी बता देंगे, आप पूरे जीवन में कभी नहीं भूलेंगे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के लिए। तब तक आगे देखते हैं, दूर दृष्टि दोष अर्थात फास्ट साइटनेस और हाइपरमेट्रोपिया जिसको कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। यह क्या होता है, इस दोष से पीड़ित आंख निकट स्थित अर्थात 25 सेंटीमीटर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाती है। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु को तो साफ साफ आंखें देख पाती है, लेकिन जो नज़दीक होती है, यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है 25 सेंटीमीटर पर जो वस्तु स्थित होगा अर्थात निकट स्थित होगा, उसको हमारी आंखें साफ साफ ठीक ठीक देख नहीं पाती है, तो यह दूर दृष्टि दोष कहलाएगा। चलिए इसका काउजेज जानेंगे, इसका कारण जानेंगे, आखिर किस कारण होता है ऐसे। तो नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, क्या हो गया पहले, तो नेत्र गोलक छोटा हो जाता है इसमें, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स, नेत्र गोलक का छोटा हो जाता है, या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी हो जाती है वह कम जाती है। यह हो गया पहला कारण। अच्छा, दूसरा कारण क्या होगा, तो दूसरा कारण नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। देखिए उसमें था क्या, उसमें था मतलब निकट दृष्टि दोष में मोटा हो जा रहा था, लेकिन दीर्घ दृष्टि दोष में पतला हो जाता है, जिसके चलते उसके फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब फोकस दूरी जब बढ़ जाएगा दूर की वस्तु दिखेगा, जाहिर सी बात है, और जब घटेगा तब ना निकट की वस्तु दिखेगा। चलिए इसका उपचार क्या करेंगे, तो इस दोष को उत्तल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। किस लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। अच्छा देख लो अब क्या है आगे, तो आगे है
जरा दृष्टि दोष, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे दूर दृष्टि दोष अगर आंख में होता है तो कौन सा लेंस अगर ध्यान नहीं रहता है तो देखिए दूर है और यहाँ निकट है, निकट है, दूर दृष्टि दोष अर्थात 2 अक्षर वाला है तो एकरा में कौन सा लेंस लगेगा, तो इसमें लगेगा आपको उत्तल, इसमें लगेगा उत्तल। यह 3 अक्षर वाला है। और निकट यह 3 अक्षर वाला है तो इसमें कौन सा लेंस लगेगा, तो अवतल, अवतल, यह अवतल, यह 4 अक्षर वाला है। ठीक है, तो ऐसा भी ध्यान रखना कि दूर 2 अक्षर वाला जो दूर दृष्टि दोष है इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग हम करेंगे, और निकट दृष्टि दोष जब हो जाएगा 3 अक्षर वाला है ना, तो इसके लिए 4 अक्षर वाला अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। जीवन में कभी नहीं भूलोगे, इसे याद रखना। चलो आगे हम लोग देखते हैं फिर क्या है, तो जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रेसबायोपिया। इस दोष से पीड़ित आंखों की मांसपेशियों में तेजी से क्या होता है, सिकुड़ने की क्षमता नहीं रह जाती है। एक बार फिर से देख लेंगे, जरा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया, इस दोष से पीड़ित आंखों की मांसपेशियों में तेजी से सिकुड़ने की क्षमता नहीं रह जाती है, जिसके चलते समंजन क्षमता घट जाती है। इससे आंखों के निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होती है। देखिए समंजन क्षमता के कारण क्या होता है, हमारी आंखें निकट के भी वस्तु को आराम से देख लेती है और दूर वाली वस्तु को भी देख लेती है। लेकिन जब ये समंजन क्षमता घट जाती है अर्थात मांसपेशियों में तेजी से जो सिकुड़ने की क्षमता होती है वह वैसा हो नहीं पाता, वैसा नहीं हो पाता है, जिस कारण से क्या होता है कि इसकी समंजन क्षमता पर असर पड़ता है और इसे निकट और दूर दोनों वाली देखने में वस्तु को हमें कठिनाई का अनुभव होता है। इसका कारण क्या है, तो आँख की समंजन क्षमता का घट जाना, आँख की समंजन क्षमता का घट जाना। अच्छा, इसका उपचार क्या होगा, तो बाइफोकल लेंस युक्त चश्मे का उपयोग से इस दोष को दूर किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि जरा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया जब आंख में हो जाए तो उसके उपचार के लिए कौन सा लेंस हम लगाएंगे, तो आंसर होगा बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस का उपयोग हम करेंगे इस दोष को दूर करने के लिए। चलिए आगे देखिए, मोतियाबिंद। इस दोष से पीड़ित आँख का स्फटिक लेंस पारदर्शक न रहकर दूधिया रंग का पारभासक ट्रांसलेंट हो जाता है। इससे आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का तीव्र और स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता। एक बार फिर से देख लीजिए, मोतियाबिंद ये जो आँख का दोष है, यह कैसे, तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति आँख का स्फटिक लेंस पारदर्शक न रहकर दूधिया रंग का पारभासक ट्रांसलेंट हो जाता है। इससे आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का तीव्र और स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता। जब ऐसा हो जाए तो उपचार के लिए क्या करेंगे, तो ये खास करके बुजुर्गों में होता है, लेकिन आजकल तो युवा में भी हो जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, छोड़िए। चलिए उपचार, मोतियाबिंद दूर करने के लिए लेंस हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। आजकल हमारा मेडिकल साइंस भी काफ़ी विकसित हो गया है, तो उसमें क्या करता है, उसको हटा दिया जाता है जो प्रकृति के द्वारा मिला, और हटा करके उसके जगह पर कृत्रिम लेंस को लगा दिया जाता है, फिर से आँख अच्छे से काम करने लग जाता है। चलिए अब क्या हम फ्रेंड्स देखेंगे कुछ VVI पॉइंट्स, कुछ क्या देखेंगे, VVI पॉइंट्स। इसको ठीक से आप सुनेंगे, याद करेंगे। अपवर्तन के महत्वपूर्ण प्रभाव क्या क्या होंगे, तो यह होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। यह रेलवे का, बैंकिंग का, BPSC का या BSSC का कोई भी एग्ज़ाम के लिए VV इम्पोर्टेंट है, VVI है। बार बार पूछता है कि जो तारे टिमटिमाते हैं वह किस कारण से, तो आपका आंसर होगा अपवर्तन के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपवर्तन के ये प्रभाव। चलिए आगे देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय से करीब 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई पड़ जाता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई पड़ता रहता है, जिसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का समय लगभग 4 मिनट बढ़ जाता है। सूर्योदय होने से 2 मिनट पहले ही सूर्य दिखता है और उसके बाद भी सूर्य दिखाई देता है, इस कारण 4 मिनट का समय जो फ्रेंड्स है बढ़ जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए, श्वेत प्रकाश कई रंगों का मिश्रण है। श्वेत प्रकाश क्या है, तो श्वेत प्रकाश कई रंगों का
मिश्रण है। तो हम लोग जानते हैं कितने रंग का मिश्रण है, 7 रंगों का मिश्रण है। चलिए आगे आएगा वो पॉइंट। श्वेत प्रकाश का अवयवी रंगों में टूटना क्या कहता है, वर्ण विक्षेपन। अवयवी रंगों में टूटना वर्ण विक्षेपन, मतलब ये जो प्रिज्म है श्वेत प्रकाश आता था इधर 7 भागों में जो बढ़ जाता, उसी की बात हो रही है। आगे चलिए, कांच का प्रिज्म वर्ण विक्षेपन करता है। प्रिज्म किस चीज़ का बना होता है, ऐसे भी प्रश्न पूछता है, तो कांच का बना होता है। आगे चलिए, जल कणों से किया गया वर्ण विक्षेपन इंद्रधनुष पैदा करता है। जल कणों से किया गया वर्ण विक्षेपन क्या करता है, इंद्रधनुष पैदा करता है। यह आप देखिएगा बरसात के दिनों में कि इंद्रधनुष दिखाई देता है। लेकिन एक चीज़ गौर कीजिएगा कि जब सुबह के समय में अगर बारिश हुआ उस समय इंद्रधनुष बनता है तो दिखाई देगा आपको पश्चिम की तरफ, लेकिन शाम के समय आप जब देखेंगे इंद्रधनुष बनेगा तो दिखाई देगा आपको पूर्व के समय। अर्थात कहने का मतलब कि सूर्य के विपरीत दिशा में, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तब ना दूसरी तरफ जाकर के उसका प्रतिबिंब बनाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को वर्णपट कहा जाता है। अभी जैसे मैंने बताया कि जो प्रकाश की किरण आएगा प्रिज्म पर, इस 7 रंगों में जो बढ़ जाता है, तो इस रंग की पट्टी को हम वर्णपट कहते हैं या इंग्लिश में स्पेक्ट्रम कहते हैं। अच्छा, इसको बैनीजाह पिनाला होता है। यह क्या होता है, बैनीजाह पिनाला। अच्छा, एक चीज़ और आपको समझा देते हैं, यह बैनीजाह पिनाला होता है। बैनीजाह पिनाला क्या हुआ, अर्थात बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंगों से मिल करके वर्णपट बना होता है। इसी को बैनीजाह पिनाला बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग और इससे संबंधित जो पॉइंट्स है इसको देख लेंगे। यहाँ फ्रेंड्स, बैगनी रंग अर्थात वायलेट रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। एकदम इसको VVI में रखेंगे, ये हर बार पूछे जाने वाला लगभग प्रश्न है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी ये पूछते रहता है कि बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है कितना होता है, तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आगे देखेंगे, वर्ण विक्षेपन में बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ध्यान रखिएगा, विचलन में सबसे अधिक होगा बैगनी रंग का विचलन और सबसे कम विचलन किसका होगा, तो लाल रंग का होगा। आगे देखिए, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश को विभिन्न दिशाओं में छितराना प्रकाश का प्रकीर्णन अर्थात स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। इसको फिर से देख लीजिए क्या कहता है, तो वर्ण विक्षेपन, ये पूछते रहता है, 2 नंबर भी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। वर्ण विक्षेपन किसे कहते हैं, तो आप जवाब देंगे वर्ण विक्षेपन में बैगनी रंग का विचलन, अच्छा क्या नहीं, हम लोग यहाँ देख रहे थे, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के अंश को विभिन्न दिशाओं में छितराना अर्थात फैल जाना प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग अर्थात स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। आगे, प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला दिखता है। आसमान का रंग नीला क्यों दिखता है, तो आपका जवाब होगा प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग तथा उसके इर्द गिर्द लाल का दिखना इसी के कारण होता है। सूर्योदय जब होता है तो उससे पहले लाल देखिएगा कि दिखाई दे रहा है, और सूर्यास्त होता है तो भी पूरे आकाश लालिमय हो जाता है, लाल लाल दिखाई देता है। इसका कारण क्या होता है, तो वह प्रकीर्णन के कारण ही होता है। आगे, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबन कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, तो किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अच्छा, और आगे क्या है, तो इसमें देखेंगे कि सूक्ष्म कण अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक अच्छी तरह से करते हैं। क्या करते हैं, तो सूक्ष्म कण अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन अच्छे तरह से करते हैं, अर्थात छोटे कण जो होंगे वह बहुत अच्छी तरह से प्रकीर्णन करेगा। आगे देखें, कणों के आकार के बढ़ने के साथ साथ अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होने लगता है। काफ़ी बड़े कण सभी रंगों के प्रकाश का लगभग समान रूप से प्रकीर्णन करते हैं। क्या करते हैं, तो कणों के आकार के बढ़ने के साथ साथ अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होने लगता है। काफ़ी बड़े
कण सभी रंगों के प्रकाश का लगभग समान रूप से प्रकीर्णन करते हैं। चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए, अभी जैसे मैंने शॉर्ट में आपको दिखाने का प्रयास किया था, तो यहाँ पर क्या है, तो यह है आपका श्वेत प्रकाश, और श्वेत प्रकाश आकर के प्रिज्म पर टकराया, तो आपतित किरणें यहाँ पर आकर टकराई, और टकराने के बाद यह देखिए फ्रेंड्स 7 भागों में बंट गया, और यहाँ पर विचलित हो करके ये एक पट्टी बनाया। ठीक है, यह एक पट्टी बनाना जाना चाहिए था इसको इस तरफ, लेकिन ये मुड़ गया। क्यों? क्योंकि यह हवा है, विरल माध्यम, और ये कांच हो गया, कांच का बना हुआ प्रिज्म है, तो यह हो गया सघन माध्यम। तो इस कारण यह 7 भागों में बंट जाता है, और बंट जाता है तो देखिए बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग के एक पट्टी बनाता है, पर्दा बनाता है। इसी को क्या कहते हैं, तो इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, या वर्णपट कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और इससे संबंधित जितने भी चैप्टर्स होंगे भौतिकी के या फिर और भी दूसरे सब्जेक्ट का, तो मैं बना दूंगा, और आप इसको देख करके लाभ उठाएं। अगर इसे देखने से फ़ायदा हुआ हो तो कमेंट कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मुख्य रूप से सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।